गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हिमांशु, लेक्चरर ऑफ ज्योग्राफी। आज का मेरी क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पहले जनजाति में अध्ययन कर चुके हैं, पहले पार्ट फर्स्ट में जिसे मीना और डामोर पढ़ चुके हैं। आज हमारी मुख्य जनजाति रहेगी भील। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज पढ़ रहे हैं भील। देखिए जो जंगलों में निवास करती है, जो आदिम तरह से अपना जीवन निर्वाह करती है, वह जनजाति कहलाती है, जो कि प्रकृति के बहुत करीब है। मतलब जंगलों में रहती है, जंगलों में आने वाली बीमारियां और मानसून काल में यानी बारिश के टाइम होने वाली बीमारियों का सामना करते हैं और अपने आप को उसके अनुकूल बनाए रखते हैं। तो आइए देखते हैं भील जो शब्द है, ये बीलू, इसकी उत्पत्ति हुई बेलू से, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। क्या होता है दोस्तों? तीर कमान होता है इसका अर्थ। और ध्यान रखिए, इनको किरात भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको किरात कहा जाता है। ये सर्वाधिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर आदि जिलों में निवास करते हैं। लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो उदयपुर में जनजाति, जहां पर उदयपुर में ज्यादा निवास करते हैं, उसका बांसवाड़ा फिर डूंगरपुर आते हैं। ये भारत की बात करें तो हिमालय और दक्षिणी विंध्याचल में भी निवास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जनजाति है, ये जनजाति अपने तीर कमान चलाने में बहुत तेज है और पारखी भी है। पारखी होने के कारण इनको बहादुर भी कहा गया है। इनको बहादुर। तो जो मेवाड़ का राज चिन्ह है, उस मेवाड़ के राज चिन्ह में एक साइड जो चिन्ह है, उसमें एक साइड तो योद्धा की फोटो है और दूसरी साइड भीलों के राणा पुंजा है, उनका चिन्ह है, उनकी फोटो है या उनकी मूर्ति है। किसमें? मेवाड़ के राज चिन्ह में। इससे ये पता लगता है कि भील कितने बहादुर प्रवृत्ति के थे। देखो दोस्तों, रोने नामक एक विदेशी थे, उन्होंने अपने पुस्तक न्यू वर्ल्ड ट्राइब के अंदर इनकी उत्पत्ति, मूल उत्पत्ति या मूल निवास मारवाड़ को बताया है। और टोड ने इन्हें वनपुत्र का, ये चीज ध्यान रखिए कि वनपुत्र किन्होंने कहा, तो वो थे जेम्स कर्नल टोड। इन्होंने देखो, ये जो लोग हैं ना, ये इनकी उत्पत्ति अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा। जैसे महाभारत काल के अंदर इनको निषाद राज कहा जाता था, यानी निषाद कहते थे। लेकिन ये अपने आप को शिवपुत्र मानते हैं। क्या मानते हैं? कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? शिव से हुई है। तो इस प्रकार ये अपने आप की अलग की पहचान बनाए रखते हैं। दोस्तों, ये उनका मूल स्थान कहां पर जगह है, लेकिन ये पूरी जो जनजाति है, पूरी जनजाति में, समग्र जनजाति में अपना 39.36% अस्तित्व रखते हैं। मतलब 51% की मेरा जनजाति, उसमें 39.36 भील। अब उसके बाद गरासिया, सैलिया, डामोर, वो अलग जनजातियां जो बची प्रतिशत है उसमें शामिल है। अब दोस्तों, इनका हम पढ़ते हैं सर्वप्रथम। देखो, आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? ये लोग मक्का, चावल, सावा, ये चीजें खाते हैं। लेकिन इनका मक्का मुख्य भोजन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इनका मुख्य भोजन क्या है? मक्का। ये लोग 85% कृषक है। देखो, 85% कृषक है, चीज इंपॉर्टेंट आ गया। प्लस 12% करते हैं, ये मजदूरी करते हैं। और बाकी जो प्रतिशत है, जो वर्तमान में, अब ये थोड़ा सा, ये देखो दोस्तों, थोड़ी सी घर में जो खेती है उसी में रहते हैं। कृषि तो 85% जो दूसरों की मजदूरी कृषि करते हैं। मजदूरी वो किसी भी व्यक्ति जो बुलाते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं वहां मजदूरी करने के लिए। वो जो थोड़ा प्रतिशत खुद का जंगल में संग्रहण करने के बाद 2% संग्रहण करने के बाद वो करते हैं। और बाकी जो प्रतिशत है वो वर्तमान में एक जो बचा हुआ सरकारी नौकरियों में, जो बचा हुआ है सरकारी नौकरियों, जो अभी जागरूक होने का आ रहे हैं। देखिए, ये जो कृषि करते हैं वो उस कृषि को कहते हैं वांद्रा। क्या कहते हैं? वांद्रा। और पूरे भारत में हम क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहा जाता है। कौन सी? झूमिंग कृषि कहते हैं। अब ये जो जनजाति है पहाड़ों पर जो कृषि करती है, देखो दोस्तों, पहाड़ों पर
जो कृषि करते हैं वीर उसको चिमाता कहते हैं, और जो मैदानों में कृषि करते हैं, जो मैदानों में कृषि की जाती है उसे दजिया कृषि कहा जाता है। क्या कहते हैं? दजिया कृषि। देखिए दोस्तों, झूमी कृषि क्या होती है? जैसे एक स्थान पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे, उनको जलाकर वहां कृषि करते हैं, वहां उपजाऊ भूमि रहती है, 4-5 साल रखा जाता है, और वो अनुपजाऊ होने के बाद दूसरी जगह ये चले जाते हैं, यानी घुमक्कड़ पड़ जाते हैं, तो वहां जाकर वापस पेड़ पौधे जाते हैं, फिर वहां कृषि करने लग जाते हैं। इस प्रकार ये रिपीटेशन बार बार चलता रहता है, उससे वो झूमी या बार बार कृषि कहा जाता है, क्योंकि एक स्थान पर रुकते नहीं है। तो पहाड़ों पर करते हैं उसको चिमाता कहते हैं, मैदानों में करते हैं उसको दजिया कृषि कहा जाता है। अब दोस्तों आर्थिक स्थिति क्या है? अभी वर्तमान सरकार नौकरी में आ रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी आ रहे हैं। पुराने टाइम में ये मैक्सिमम ज्यादातर इनको बोली प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो बेकार जल्दी आ जाते हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, वहाँ एक इनका महुआ से दारू बनाई जाती है, जो शराब कहते हैं, लेकिन ये लोग उसको कहते हैं ताड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको ताड़ी। और इनका मुख्य भोजन जो तीज त्योहारों में बनाते हैं, मुख्य भोजन तीज त्योहारों में करते हैं, वो इनका मुख्य है लपसी। ये मुख्य रूप से बड़े चाव से लपसी खाते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। और महुआ जो शराब कहा जाता है, उस पेड़ से बनाई जाती है ताड़ी, जो इनके मूलभूत पीने में या जो भी तीज त्योहार होते हैं उनमें ये पी जाते हैं। तो ये हम बात की है अर्थव्यवस्था की। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनका सामाजिक। देखिए इनकी फोटो ले लो एक बार। अब बात करते हैं इनके अन्य बातें। देखिए इनका सामाजिक जीवन कैसा है? सामाजिक जीवन है, सामाजिक संरचना ये पूर्णतः पितृसत्तात्मक है दोस्तों। क्या पितृसत्तात्मक है, मतलब वहां पिता की चलती है, और जो उस परिवार में छोटे छोटे बच्चे थे उनकी नहीं चलती है। इनमें क्या है दोस्तों? बाल विवाह। एक चीज ध्यान रखिए, जनजाति में, इस जनजाति के अंदर बाल विवाह नहीं होता है, बाल विवाह नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ जो वयस्क लड़का है, लड़की होने के बाद मतलब 18 साल से या बड़े होने के बाद ही ये शादी करते हैं। लेकिन इनमें बहुपत्नी प्रथा है, बहुपत्नी प्रथा है इनमें मान लो दोस्तों, पहले वाली स्त्री है, उसके यदि कोई संतान पुत्र प्राप्त है, पुत्र नहीं हुआ है, तो पहले वाली पत्नी बोलकर अपनी इच्छा अनुसार दूसरी उसकी शादी करवा देती है, और ये प्रथा अभी भी चली आ रही है। ये बात तो है। अब देखो दोस्तों क्या होता है, ये जनजाति पितृसत्तात्मक हुआ, बाल विवाह नहीं होता। ये जो कुरीति है, इसमें भी अधिकांश जातियों में बाल विवाह मिल जाएगी, जनजाति में देखिए इसके अंदर बाल विवाह नहीं होता है। ये चीज एक टर्मिनल बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बाल विवाह मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ कि नहीं होता है, तो भील जनजाति, बाकी अदर जनजातियों में बाल विवाह होता है, ग्रासियों में भी बाल विवाह होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं समाज संरचना। देखो जो भील है, इनको ग्रास्य जाति है, उसमें भील ग्रास्य हो जाते हैं। उसमें होता क्या है, यदि भील पुरुष ग्रास्य स्त्री से शादी करते हैं तो भील ग्रास्य कहलाएंगे। यदि पुरुष ग्रास्य है, स्त्री भील है, तो घमिति ग्रास्य कहलाते हैं। वो हम ग्रास्य वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लो अब पुरुष है, ये पुरुष, इस पुरुष की मान स्त्री बन गई, यदि पुरुष की स्त्री बन गई तो कोई दूसरी स्त्री ला सकते हैं, और यदि स्त्री मर जाती है तो उसमें विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। क्या नहीं है? विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, इसके अंदर ध्यान रखना। जबकि इसमें नाता विवाह प्रचलित है। नाता विवाह क्या होता है? जैसे यदि किसी मान क्या नाम कोई स्त्री है और दूसरी वो प्रेम विवाह करती है, तो उसके पास वो आदमी के पास जा सकती है, तो क्या हुआ? नाता विवाह हुई। और जो उसके साथ लड़का जाता है, जो लड़का जाता है उसके साथ, उसको बोलते हैं गोल्लड़। क्या कहते हैं दोस्तों? गोल्लड़। यदि स्त्री के साथ लड़का जाता है दूसरी जगह और ससुराल में, तो उसको गोल्लड़ कहते हैं। और लड़की द्वारा जो पियर पक्ष वालों को जो पैसे देते हैं, ध्यान रखिएगा, जो पियर पक्ष वालों को पैसे देते हैं वो चीज अलग, उसको कहते हैं समोरी। और दूसरी चीज, जब वो अपने पहले वाले पति है, उस पति ससुराल वालों मतलब ससुराल पक्ष को जो पैसे देते हैं उसे कहते हैं झगड़ा कहा जाता है हिंदी में। मतलब कुछ ये नगद भी हो सकता है, या फिर इसको माउसी बोल सकते दोस्तों। क्या बोल सकते हैं? मायूसी या माउसी, बात एक ही है। ये भी बोल अलग अलग नाम है। ये ससुराल पक्ष की बात होगी। और ये चीज देख दोस्तों, ये नगद दिया जाता है और ये किसी भी रूप में दिया जा सकता है। अब जब शादी होती है दोस्तों, शादी होने के बाद लड़की वालों द्वारा तो लड़कों को पैसे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा।
लड़की वालों जो लड़की को पेश उसको दावा कहा जाता है, वो क्या नोट पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी अपने सामाजिक जीवन में आने वाली। देखो क्या चीज है इनमें, एक होता है दोस्तों एक विवाह प्रकार, इनमें विवाह है तो हरण विवाह, एक तो हरण विवाह ध्यान रखिए। हरण विवाह में क्या है, किसी लड़की को उठाकर या अपहरण करते हैं हरण विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है दोस्तों, इसमें शादी करते हैं वहां नॉर्मल तरीके से साथ फेरे भी होते हैं, ध्यान रखना। और एक चीज वहां पर जो उनका मिला रहता है, मिलने से वहां अपने इच्छा अनुसार वो पति चुनती है और उससे शादी करते हैं। तो दोस्तों हरण विवाह गंधर्व विवाह में अब एक इनके अंदर एक जो हमसिड़ो है, हमसिड़ो हम ये तमिल बात करते हैं, एक हमसिड़ो ये इनका वहां का जो भील जनजाति का ये एक नृत्य गायन है, ध्यान रखिए दोस्तों, क्या है, नृत्य गायन है। अब हम बात करते हैं घमरियो या डामरियो। डामरियो ये चीज, इसमें क्या होता है, स्त्रियां अपना वर चुनती है, यानी कि शादी पुरुष हो चाहे स्त्री है, दोनों वो अपनी इच्छा अनुसार चुनते हैं, अपनी इच्छा अनुसार चुनते हैं। अब देखो दोस्तों इसी में आता है एक चीज हाथीमना। क्या है, हाथीमना। ये हाथीमना क्या था दोस्तों, पुरुष की जांच की जाती है, शादी से पहले पुरुष की जांच की जाती है कि वो बहादुर है या नहीं है, वो अपनी बेटियों के साथ तो उनको घर पर बुला रखते हैं तो काम कर पाता है नहीं कर पाता, वो सारी है। अब देखो इसमें हाथीमना में मतलब यूं कह सकते हैं कि उसको नौकर, एक तरह का नौकर के रूप में कह सकते हैं कि उसकी जांच करते हैं कि ये परफेक्ट रख पाएगा या नहीं पाएगा, या अपनी लड़की को कुछ रख पाएगा नहीं रख पाएगा, और काम भी कर लेता नहीं करता, जैसे मजदूरी कृषि खेती का काम वो है। अब देखो हम इसके बाद है हाथी छेड़ो। हाथी छेड़ो, इस हाथी छेड़ो में जैसे बांस हुआ और क्या वहां का सागवान हुआ, वहां के पेड़ सागवान हुआ, इन पेड़ों को साक्षी मानकर, इन पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। देखिए क्या है हाथी छेड़ो, बांस और सागवान के जो वृक्ष है उनको साक्षी मानकर इनकी शादी की जाती है। देखिए अब आगे है इन्हीं में देपाड़ा या देपाड़ा। देपाड़ा क्या है, एक तंग धोती है जिसको पुरुष पहनते हैं। देखो मूलतः जो इनका वस्त्र होते हैं, पूर्व के पुरुष के वस्त्र क्या होते हैं, धोती, अंगरखी, साफा या फाटा, फेटा, इसको फेटा भी बोल सकते हैं। और जो स्त्रियां पहनती है, स्त्री क्या पहनती है, कांचली, लुगड़ी, ये स्त्रियां पहनती है, ध्यान रखिएगा। अब जो इन्हें एक चीज है, यह बड़ा तंग होती हुई ध्यान रखिए दोस्तों, एक मगरखी, ये मगरखी स्त्रियों का वस्त्र है जिसको स्त्रियां पहनती है, ये मगरखी स्त्रियों का वस्त्र है। जब दोस्तों फेटा या साफा, फेंटा, ये फेंटा जो बेहद जाति सिर में बांधते हैं उसको फेंटा कहते हैं, सिर पे बांधने वाला। अब देखो इसी के अंदर लाल रंग की पट्टी होती है, इसी में एक लाल रंग की पट्टी होती है दोस्तों। लाल रंग की क्या होती है, पट्टी। उस पट्टी का नाम है जड़िया, उसको कहते हैं जड़िया। यदि लाल या पीले रंग का जो वस्त्र है, कौन सा, फाटा, यदि लाल और पीले रंग का फाटा है तो उसको फेंटा ही कहते हैं। और यदि सफेद रंग का है, यदि फेटा सफेद रंग का है दोस्तों, लाल और पीला रंग का फेटा है, फेटा का सिर पे बांधने वाला, और लाल रंग का जो फेटे के बीच में जो यहाँ यूं अलग से रुमाल साइज बांधते हैं उसको जाड़ा कहा जाता है, रंग का क्या कहते हैं, जाड़ा। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी पुरुष है जो कभी कभी पुरुष ये सफेद रंग का भी, उनको ये सफेद रंग का जो बांधते हैं उसको कहा जाता है पोतिया, कहा जाता है पोतिया या पात्या। ये इनके वस्त्र हो गए। इन्हीं के बीच में देखो दोस्तों एक जो सामाजिक है, सामाजिक जीवन, देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अलग अलग सबसे अलग। इनमें मान लो यदि पुरुष की मृत्यु हो जाती है, यदि पुरुष की किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाते हैं,
जबकि हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर दामोदर जनजाति मुस्लिम जलाते और गाड़ते दोनों है। जब पुरुष की मृत्यु होती है तो उसके तौर पर जो मोताना, एक चीज है मोताना, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो मोताना स्वरूप उनको दंड देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, कुछ भी। यदि पैसा नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना, पैसा नहीं देते, चढ़ोतरा होता है, चढ़ोतरा, तो पैसा नहीं देने पर उस पर आक्रमण कर देते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, चढ़ोतरा कहा जाता है। अब देखिए इनका जो लोक देवी है, लोक देवता है, वह है टोटम। क्या इनका दोस्तों, देवता, जैसे देवता है तो देवता में तो कौन कौन से शामिल है इसमें, महादेव जी, माता जी, खाकल देव, ये देवताओं में शामिल है। और लोक देवता जो पर्टिकुलर जनजाति है, जाति जो मानती है कि लोक देवता क्या है। अब देखो इसमें लोक देवी है, लोक देवी क्या है, लोक देवी है मराड़ी या गेवाड़ी, अलग नाम से जानते हैं, ध्यान रखिए। अब जो इनका प्रमुख मेला जो पड़ता है वो बेनेश्वर में लगता है, भीलों का बेनेश्वर में लगता है, जहाँ मावजी इसी स्थान से प्रसिद्ध है। ये मेला कहाँ था, बेनेश्वर में, जहाँ मावजी का स्थान प्रमुख रूप से। यहाँ पर क्या होता है, वहाँ की नवयुवक युवतियां वहां जाकर अपने इच्छा से वर चुनती है, उसके बाद शादी कर लेते हैं। इनमें प्रेम विवाह प्रचलित है, इनमें क्या है, प्रेम विवाह प्रचलित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या है, देखो इनका प्रमुख स्थान एक घोटिया अंबा भी है, बांसवाड़ा में। कहां पर है, घोटिया अंबा पर, जहां पर इनका प्रमुख मेला लगता है, घोटिया अंबा के अंदर प्रमुख मेला लगता है। और एक बांसवाड़ा बेनेश्वर है, वहां पर भी, जहां पर ये कहां पर है, यहाँ 3 नदियों का संगम है, सोम, माही और जाखम, इन 3 नदियों का संगम कहां पर, बेनेश्वर में, जो मावजी का। देखो इनमें जो इनका उद्धार करने के लिए गोविंद गुरु, देखिए गोविंद गुरु ने इनके लिए, इनके उद्धार के लिए आंदोलन भी चलाया था। एक ही आंदोलन, एक ही भगत आंदोलन, ये तीनों ने चलाया, गोविंद गुरु ने चलाया, मोतीलाल तेजावत है और सरमल दास भी इनसे संबंधित। कौन कौन संबंधित थे दोस्तों, गोविंद गुरु, तेजावत जी, मोतीलाल तेजावत और सरमल दास, ये सारे इसी से संबंधित है। एक क्या आंदोलन किसने लाया, मोतीलाल तेजावत, भगत, गोविंद गुरु ने, जो कि भीलों के उद्धार के लिए इन्होंने ये कार्यक्रम चलाया, ताकि इससे इनको जानकारी हो और नए समाज या आधुनिक दृष्टिकोण से आगे की ओर आते जाएंगे, जिनको हम हिस्ट्री के अंदर आंदोलन में पढ़ा जाएगा, वहां के एक ही आंदोलन जो किए। तो ये इनके प्रेम का कटी हुआ हो गया। अब दोस्तों इनमें क्या होता है, यदि ध्यान रखिए आप, वहां पर प्रचलित होता क्या है, जो मैक्सिमम लोग वो आधुनिक दर्शन अभी भी वर्तमान में भी आधुनिकरण में आना नहीं चाहते, और वो अभी भी वर्तमान में जंगलों में निवास करते हैं। और इनका जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके अस्थि का विसर्जन भी बेनेश्वर सोमाई जाकर 3 नदियां इस स्थान पर जाकर विसर्जित करते हैं, जो मावजी उनके गुरु कह सकते हैं, उनसे प्रसिद्ध है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एक मोताना दोस्तों, मोताना हो गया, चेत्रा। अब देखो मोसेरा क्या है दोस्तों, व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो भोजन होता है वो मोसेरा हो गया, ये उनका भोजन का हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक होता है होवन। देखिए होवन क्या होता है, यदि कोई संकट आता है इनके ऊपर, यदि कोई संकट आता है तो एक देवी की पूजा करते हैं, जिसको हम हवन भी कह सकते हैं और अपनी प्रचलित भाषा में यज्ञ कहा जाता है। देवी पूजा के रूप में वो हवन करते हैं। जो इनकी एक विशेष प्रकार का गोत्र होता है, गोत्र को कहते हैं अटक। इनमें एक विशेष प्रकार का गोत्र होता है जिसको क्या कहते हैं, अटक। इनके घर देखो, इनके घर इनके घर क्या कहते हैं, कू या टापा कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके टापा, अब इनके जो कुछ घर जो दिमाग में से पहाड़ी पर दूर दूर निवास करते हैं, लेकिन इनके 5-6 जो घर होते हैं वो कहलाते हैं फला कहलाते हैं, 5-6 घर, और 5-6 फला मिलकर पाल कहलाते हैं। ध्यान रखिए,
और पाल का मुखिया क्या होता है दोस्तों? गमेती। क्या कहते हैं? गमेती या पालवी कहलाता है। और ये जो एक पद है गमेती का, ये पैतृक है, ध्यान रखिएगा। मान लो किसी के दादा उसके गमेती है तो उसके बेटा गमेती का, फिर इसका पोता भी गमेती, वहां का गमेती बन जाएगा। तो ये पितृसत्तात्मक है, मतलब पैतृक रूप में चलता रहेगा अपने वंश या वंशानुगत। यूं समझो आप इसको, वंशानुगत है, मतलब ये चेंज नहीं होता है, ये पद आगे की पीढ़ी में चलता रहता है, वहां की पीढ़ी में। इनका जो ये भील जनजाति है, देखो जो भील जनजाति है, एक बहादुर कौम होने का, ये बहादुर कौम होने के कारण इनको भारत सरकार द्वारा या दक्षिणी राजस्थान की हम बात करें तो वहां पर अनेक इनको चलाई गई है योजनाएं, जिसको हम टाड़ा कहते हैं। टाड़ा है, माड़ा है, ये इनको उद्धार के लिए चलाई गई है। और इनकी भाषा है ये गोंड, जो भीलों की भाषा है वो भाषा कौन सी? एक तो वागड़ी है। वागड़ी क्यों? क्योंकि ये वागड़ में रहते हैं, इसलिए इनकी भाषा वागड़ी होगी। वागड़ में कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये किसमें है? वागड़ के अंदर। तो भाषा कौन सी उनकी? इनकी वागड़ी होगी। और इनकी जो भाषा के शब्द है, ध्यान रखिएगा, जो भाषा के शब्द है वो गोंड जाति के हैं। जो गोंड जाति है, उस जनजाति है, उसके शब्दों से मिलते हैं। इसकी जो भाषा के शब्द है गोंड जनजाति के शब्दों से मिलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। गोंड जनजाति जो कि राजस्थान में निवास नहीं करती है, ये भारत की जनजाति है, जिसको हम भारत की जनजातियों में अध्ययन करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने भील की संपूर्ण जानकारी पढ़ी दोस्तों, जिसके अंदर जनजातियां, इसका परिचय, ये कहाँ रहती है, इनके बोले जाने वाले रूप। देखो दोस्तों, एक और जो इनके मंदिर के पुजारी होते हैं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, विला कहते हैं मंदिर के पुजारी को। इनके मंदिर के पुजारी क्या कहते हैं? विला। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? विला। किसके मंदिर के? और हमसे मैंने बताया था जो ये नृत्य क्या होता है। और इनका प्रमुख नृत्य गौरी नृत्य है। ध्यान रखिए दोस्तों, गौरी जो वो देखिए, जो राखी के बाद कम से कम 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 40 दिन तक, जिसके अंदर शिव और पार्वती का मुख्य स्थान होता है। ध्यान रखना गौरी नृत्य के अंदर। और इसका मुख्य पात्र, इस गौरी नृत्य का मुख्य पात्र कुड़कुड़िया, ये इसका मुख्य पात्र है। कौन सा? इस गौरी नृत्य का, जो नृत्य में डिटेल से इसका अध्ययन कर लिया। आप तो बेसिक जान लीजिए, गौरी नृत्य जैसे 40 दिन तक चलता है और शिव पार्वती का ये त्योहार है। तो इसका मुख्य पात्र होता है वो कौन सा है? गुड़गुड़िया, जिसके अंदर पार्वती और इनके वहां के लोकल लोग बनते हैं और रात को चलता है। ये ध्यान रखिएगा, जो ये है ये रात को होता है। कौन सा? गौरी नृत्य वहां पर रात को किया जाता है। और बड़े हर्षोल्लास से 40 दिन तक एनर्जी को कमी नहीं होती, फुल एनर्जी रहती है इनके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारे टॉपिक में इतना हुआ। आज नेक्स्ट टॉपिक में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें हम नेक्स्ट जनजाति का अध्ययन करेंगे।